नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और हम बात करेंगे जो तीसरा चरण है। कल तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये तीसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तीसरे चरण में बहुत सारे मुद्दे रखे गए, बहुत सारे मुद्दे आए। हिंदू मुसलमान भी आया, सनातन की रक्षा, हिंदुत्व, बहुत सारे मुद्दे। पाकिस्तान भी आया इस तीसरे चरण में। यहाँ तक कहा गया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान प्रायोजित है और राहुल गांधी को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आज एक और मामला इस तीसरे चरण के ठीक पहले सुबह से शाम तक मीडिया की सुर्खियों में है और वो मामला है भाजपा में गए, कांग्रेस से भाजपा में गए आचार्य प्रमोद कृष्णम का। प्रमोद कृष्णम ने दावा किया है कि राहुल गांधी अगर उनकी सरकार बन गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो राहुल गांधी ठीक साहबानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी पलट देंगे जिसमें अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया था। बहुत सनसनीखेज आरोप है, बहुत सनसनीखेज खुलासा है। तो क्या ये सिलेक्टिव लीकेज है तीसरे चरण से ठीक पहले? क्या ये माना जाए कि जो मुद्दा है वो तीसरे चरण के प्रचार में नहीं चला, हिंदुत्व का, सनातन का, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, इसलिए ऐन वक्त पर एक बार फिर अंतिम कोशिश की गई कि अगर ये आ गए तो फिर अयोध्या में राम मंदिर जो बना है उसको ठीक शाहबानो प्रकरण की तरह वो पलट देंगे, इस केस को पलट देंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देंगे। फिर ये क्या कहने की जरूरत पड़ी? आज पूरे दिन मीडिया इसी पर चर्चा करता रहा, अलग अलग तरीके से जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो इस पर चर्चा करता रहा। लेकिन जिस तरीके से पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो लड़ाई है, बीजेपी बार बार इसे हिंदुत्व, सनातन, धारा 370, पाकिस्तान, भारत का स्वाभिमान देश में, इन मुद्दों पर लेकर आना चाहती है। लेकिन जो जात पात का जो खेल है वो कुछ इनका खेल बिगाड़ता नजर आ रहा है। जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया वाला, राहुल गांधी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातियों की गणना की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक चुनावी चक्रव्यूह विपक्ष ने रचा है, क्या वो चक्रव्यूह में बीजेपी ट्रैप में फंस रही है या बीजेपी के जो चक्रव्यूह है, चुनावी चक्रव्यूह, उसमें विपक्ष फंस रहा है? ये बात बिल्कुल साफ होनी है। और ये तीसरा चरण जिसमें कल वोट पड़ेंगे, इसमें बड़े बड़े धुरंधर, पुरुषोत्तम रूपाला भी गुजरात से इसी चरण में उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। और गुजरात और खास तौर पर सौराष्ट्र के क्षत्रिय संगठन लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने कसम खा ली है कि कम से कम पुरुषोत्तम रूपाला को तो हराकर जरूर भेजेंगे। गुजरात की 4-5 सीटों पर क्षत्रिय मतदाताओं का प्रभुत्व है। मैं पहली बार देख रहा हूं, मैंने सुना है कि ब्राह्मण नाराज है, राजनीतिक दल टेंशन में आ जाते हैं। मैंने ये सुना है कि दलित नाराज है, मैंने सुना कि अल्पसंख्यक नाराज है, मैंने ये सुना है कि ओबीसी नाराज है, दिक्कत में आ जाओगे, ठाकुर नाराज है, क्षत्रिय नाराज है। मैंने नहीं सुना, हाल के वर्षों में बहुत दिनों से नहीं सुना, बल्कि यूं कहे सुना ही नहीं कि जो क्षत्रिय मतदाता है वो क्या कोई चुनावी जो लड़ाई है उसमें कोई अहमियत भी रखता है क्या? लेकिन इस बार गुजरात से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब पूर्वांचल में भी ये हवा चल पड़ी है। धनंजय सिंह की पत्नी का बसपा से आज टिकट कटना, इसके बाद पूर्वांचल के क्षत्रिय मतदाताओं में एक बात संदेश जा रहा है कि भाजपा ने उनका टिकट कटवा दिया क्योंकि कृपा शंकर सिंह का चुनाव ठीक नहीं है। ब्रजभूषण को भी टिकट नहीं मिला, राजा भैया की भी एक नहीं चली। हालांकि कहा जा रहा है कि बंगलुरु में राजा भैया से कोई बात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें नसीहत दी गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि संगम लाल का भी टिकट कट जाएगा, राजा भैया को एडजस्ट किया जाएगा, जो भी हो। लेकिन क्षत्रिय मतदाता बीजेपी के लिए टेंशन बन रहे हैं। और अखिलेश यादव ने 5 तारीख को मैनपुरी में अपनी पत्नी के लिए रोड शो किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माला चढ़ाने के बाद वो उन्होंने रोड शो शुरू किया और उसके बाद
एक मुकदमा लिखा गया, ये कहा गया, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव के समर्थकों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी, महापुरुष का अपमान किया, झंडे लगा दिए और मुकदमा भी उसमें दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। और इसके बाद बीजेपी लगातार ये कर रही है कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। बलिया में इसको लेकर 36 संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है। तो कुल मिलाकर ये महाराणा प्रताप को मुद्दा क्यों बनाया गया? फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज या हाथरस, इन जो उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं, यहाँ क्षत्रियों की बहुत बड़ी आबादी है, एक अच्छी खासी आबादी है और ठाकुर मतदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाते हैं। मैनपुरी में ये भी कोशिश हुई कि छत्री बनाम यादव भी हो जाए या छत्री बनाम ओबीसी भी हो जाए, ये इसकी भी पॉलिटिकल कोशिशें की गई और दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो तीसरे चरण की लड़ाई है अब पूरी तरह मुझे जात पात पर आती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एक नया विवाद इससे भी क्रिएट हो गया है कि अखिलेश यादव ने जिस महाराणा प्रताप की मूर्ति का माल्यार्पण किया, बाद में ये कहा गया, एक वीडियो वायरल हुआ, कितना सच है कितना झूठा ये मैं नहीं कह सकता, इसकी पुष्टि के न्यूज़ नहीं करता, लेकिन वो वीडियो वायरल है खूब। उस वीडियो में भाजपा के कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की मूर्ति को धोते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपवित्र कर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव बार बार ये मुद्दा भी उठाते हैं, जब मुख्यमंत्री पद से वो हटे थे तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, वो मुद्दा वो लगातार उठाते हैं और लगातार कहते हैं कि भाई इनको ओबीसी से, दलितों से, पिछड़ों से इनको घृणा है, ये उन्हें अस्पृश्य, अछूत समझते हैं। ये जो एक परसेप्शन है, परसेप्शन की लड़ाई है और ये जात पात पर आ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। जाति जाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा रैदास जाति का रूप। जाति एक छोटा सा शब्द और छोटे से शब्द के अंदर कई तरह के अर्थ भी छिपे हैं। जाति रैदास से जोड़े तो छोटी हो जाती है, जाति वर्ग से जोड़े तो अहम हो जाती है। जब जाति को किसी मामले से जोड़ दिया जाता है तो सारे फसाद की जड़ भी जाति ही हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बात यहाँ जाति की क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस समय चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में जाति का खेला होना आम हो गया है। लेकिन किसी वर्ग पर फोकस करके उस पर राजनीति करना समझ से परे हो जाता है। पहली ना बुझाते हुए सीधे अगर मुद्दे की बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के दम पर अपनी सियासी रोटियां हरदम सेकने को तैयार रहती है, लेकिन पासा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जातिवाद से इनकार करने वाली भाजपा अब जाति पर ही उतर आई है। हालांकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम दल जाति पर ही बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जो क्षत्रिय समाज से आते हैं उन पर ही राजनीति होने लगी है। कभी बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहे राजपूत आज गुजरात से लेकर यूपी तक नाराज चल रहे हैं। पार्टी कुछ समझ नहीं पा रही है कि आखिर उन्हें कैसे मनाया जाए। गुजरात की स्थानीय राजनीति में केंद्रीय मंत्री और राजकोट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की जुबान क्या फिसली देश की राजनीति में बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक नई समस्या खड़ी हो गई। गुजरात बीजेपी इकाई की ओर से रूपाला पर एक्शन न होने के चलते ये नाराजगी अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती जा रही है। खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार समझने वाले क्षत्रिय भाजपा से बैल लेने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि वो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन के लिए काले नहीं बल्कि भगवा झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी में भी क्षत्रिय कार्ड जोरों से खेला जा रहा है। बीते दिन अखिलेश यादव महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे, लेकिन आलम यह हुआ कि सपा कार्यकर्ता बह गए और इसका फायदा उठाकर बीजेपी ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं?
ये केवल अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए सीमित है। और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करना, महाराणा प्रताप का अपमान करना, ये बहुत स्तब्ध करने वाली घटना है। आप भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना चाहे विरोध करें, लेकिन आप राष्ट्र नायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे, राष्ट्र नायकों को जाति के दायरे में बांधने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाना पर मंजूर किया था लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की थी, आज राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अपमान करने का प्रयास किया है। यह अपमान समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। यहां राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात, आपकी सुनवाई हुई। मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे। सवाल ये उठता है कि चुनाव का अहम मुद्दा बने क्षत्रिय समाज, आखिर उनका रुझान किस ओर होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ये तो ताजा मसला है क्षत्रिय समाज का, लेकिन ये केवल क्षत्रियों का मसला नहीं है। मसला ये है कि पूरी जो लड़ाई है, तीसरे चरण की लड़ाई है, और जो पहले दो चरणों में भी जो जातीय वाला मुद्दा है, आरक्षण वाला मुद्दा है या जातीय जनगणना वाला मुद्दा, वो विपक्ष कहीं हद तक लोगों को बताने में कामयाब हुआ है। और यही वजह है कि जो तीसरा चरण है, वो भी तीसरे चरण की लड़ाई भी जात पात पर आकर टिकती नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी की जो कार्य योजना भविष्य की है, अब ये तो खैर आचार्य प्रमोद कृष्णम ही जाने। आज मीडिया उनको देश का सबसे बड़ा उस दौर का कांग्रेस नेता के रूप में प्रस्तुत करके उनको सामने रख रहा है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोर कमेटी के मेंबर थे और वो उन्हें पता था ये अंदर की बातें कि राहुल गांधी जब सरकार में आएंगे तो जैसे उनके पिता राजीव गांधी ने शाह बानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का फैसला भी पलट देगी। ये प्रमोद कृष्णन ने खुलासा किया है और ये आज पूरे दिन मीडिया में चलता रहा। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि बीजेपी अपने तरीके से अपने जो नेता हैं, अब प्रमोद कृष्णम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो अपने तरीके से बातें कह रहे हैं। इसी तरह महिलाओं को लेकर एक कांग्रेस की कांग्रेस में महिलाओं की क्या अहमियत है, वो महिला विरोधी है। बीजेपी ये एक परसेप्शन बनाना चाहती है। उनकी प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार के मसले को भी आज राष्ट्रीय मीडिया बहुत प्रमुखता से उठा रहा है। उठाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गांव में गली में कितने रेप हो जा रहे हैं, कितनी घटनाएं हो जा रही हैं, उन बहन बेटियों के मुद्दे को भी हम मीडिया वालों को जरूर उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण है। लेकिन जाति लड़ाई केवल क्षत्रियों की नहीं, क्षत्रिय तो पहली बार राजनीतिक विमर्श में आया है। मैंने पहली बार देखा अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में कि क्षत्रिय भी कहीं राजनीतिक विमर्श में आ पाया है। नहीं तो वो क्षत्रिय हमेशा पिछलग्गू रहा है, उसके दावे अलग अलग हैं, उनके लोग अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं कि इतने परसेंट क्षत्रिय, 7%, 5%, 6%, 8%, जितने भी दावे क्षत्रिय संगठन करते हैं। क्षत्रिय संगठनों को मेरी बात बुरी लगी होगी क्योंकि मैंने उन्हें पिछलग्गू कहा, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने ना कोई राजनीतिक पार्टी बनाई, ना अपना एक नेता चुना और ना अपना राजनीतिक वजूद वो कायम कर पाए। लेकिन पहली बार क्षत्रिय विमर्श बना है। ओबीसी विमर्श में रहता है, दलित विमर्श में रहता है, अल्पसंख्यक विमर्श में रहता है, लेकिन क्षत्रिय, अगड़ी जातियों में क्षत्रिय, ब्राह्मण विमर्श में रहता है। ब्राह्मण अपना हक लेना जानता है, वो नाराज होता है तो फिर राजनीतिक दलों को मुश्किलें होती हैं, लेकिन क्षत्रिय विमर्श में नहीं बन पाया।
खैर ये छत्री संगठनों या छत्रियों का अपना मुद्दा है, अपनी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में है, उसको लेकर मैनपुरी में अखिलेश यादव ने जो पूरा घटनाक्रम हुआ, माल्यार्पण के बाद सपा के लोग चढ़ गए, कहा गया, नारे लगाए, बहुत सारे अपशब्द भी कहे, प्रधानमंत्री को भी, अन्य लोगों को भी अपशब्द कहे गए और मूर्ति तोड़ दी गई। ये बहुत सारी बातें, इस तरीके के आरोप लगे समाजवादी पार्टी में। इन सब पूरे आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो जरा सुन लीजिए। बहुत बात साफ है, समाजवादी लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती के लिए छुट्टी दी। महाराणा प्रताप जी का सम्मान, महाराणा प्रताप जी का जो शौर्य रहा, उनका योगदान रहा, उनका साहस, उसके प्रति सब लोग उनके अच्छी भावना से देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी में सड़कों पे न केवल मैनपुरी के बुलडोजर मंगाए गए थे, बल्कि आसपास के जिलों के बुलडोजर मंगाए गए थे और पूरे 1-2 जिले की पुलिस लग गई थी। आखिरकार क्या कारण था? अगर चौराहे चौराहे पुलिस होती, आप बुलडोजर के लिए तो पुलिस ला रहे हो, बुलडोजर की सुरक्षा के लिए तो पुलिस ला रहे हो, लेकिन जहां पर उनको कोई लग रहा है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, कोई प्रतिमा पे चढ़ सकता है, कई बार ना समझ लोग होते हैं, अगर प्रतिमा पे चढ़ के वो अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका म्यूट करके वीडियो बीजेपी का कार्यालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पत्रकारों को भेजा। आप अपने व्हाट्सएप पे पता करवा लीजिए, आप लखनऊ वाले पत्रकार साथियों से पता करवाइए, क्या वहां पर बीजेपी ने जानबूझ करके नहीं साजिश की? और तब साजिश की कि जब उनका सफाया होना निश्चित है मैनपुरी में। और कोई कल्पना कर सकता है वीडियो क्या आया है? माँ बहन की गाली देना, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जो लोग नारे लगा रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, कोई नहीं बोल रहा था, और उन्हें आपने 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट में जेल भेज दिया। 100 अज्ञात नाम डाले, और जिन्होंने माँ बहन की खुलेआम गाली दी और कहा हम बूथ लूट लेंगे। बूथ लूटने वालों की, माँ बहन गाली देने वालों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पहली बार सम्मान नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जो दूसरों को अपमान करेंगे, जो दूसरों का धोखा देंगे, गला काटेंगे या वो बलात्कारी होंगे, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कोई नया नहीं हो रहा है। और प्रतिमा को धोना बीजेपी के वही लोग हैं जिनको न जाने क्या क्या करते हैं, इसलिए मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं चुनाव के, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कहीं प्रतिमा धो देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई बुलडोजर की सुरक्षा के लिए पुलिस आ गई, जब जुलूस था तो प्रतिमा के इर्द गिर्द क्यों नहीं इतनी सुरक्षा लगाई गई? बहुत सारे लोग नादान लोग होते हैं, चढ़ जाते हैं। और फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने गालियां दी हैं, जिन लोगों ने बूथ लूटने की धमकी दी, उन पर क्या कार्रवाई की? अखिलेश यादव का दावा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ये वीडियो वायरल किया गया व्हाट्सएप पर। खैर जो भी सच्चाई हो, हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अनीस अंसारी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, चौधरी सचिन सरोहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। और रवि सिंह बापू गुजरात से क्षत्रिय नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनीस अंसारी जी, मूल मुद्दे से ध्यान भटक जाए। पहले आपके मंत्री क्षत्रिय महिलाओं का अपमान करते हैं, गुजरात में आंदोलन चलता है, लगातार प्रदर्शन होते हैं, कहते हैं केवल उम्मीदवार को हटाओ, लोग पगड़ी उतार कर सामने रख देते, भाई उम्मीदवार को हटाओ, क्षत्रियों की इज्जत बचा लो। वहां नहीं लगता आपको क्षत्रियों का अपमान हुआ। और फिर जब आपको जरूरत पड़ती है कि भाई एटा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, हाथरस, यहाँ जब आपको क्षत्रिय वोटों की जरूरत पड़ती, जब लगता है कि दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको महाराणा प्रताप जी याद आ जाते हैं, फिर आप कहते हो कि अपमान कर दिया है। अखिलेश यादव ठीक ही कह रहे हैं। और उसके बाद फिर आपके लोग मूर्तियां धोते हैं। अब एक तरीके से ओबीसी और जो नीचे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको क्या संकेत देना चाहते हैं आप लोग? अनीस अंसारी।
देखिए, जहां तक रूपाला जी का सवाल होता है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ शब्द कहे, उनकी व्यक्तिगत राय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ना जोड़ा जाए। ये बात सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, कुछ चीजें व्यक्तिगत होती हैं, उन्होंने व्यक्तिगत क्यों कहा, ये इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। रही बात, आपने भी कहा, अभी अखिलेश जी ने भी कहा कि वहां पर महाराणा प्रताप के बारे में पहले अखिलेश जी को पूरा पढ़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, इनके पिता ने कहा बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इसी तरह से अखिलेश जी ने ये कह दिया आज कि वो नासमझ हैं, लड़के हैं, चढ़ गए होंगे। जूते पहन के वहां चढ़ना, हम लोग भी कभी माल्यार्पण करने जाते हैं तो बाकायदा अपना जूता चप्पल नीचे उतार के उनकी समाधि पे जाके हम माल्यार्पण करते हैं। इतना तो सम्मान हमें 5वीं की शिक्षा जहां से शुरू होती है, 5वीं किताब से ही हमें पढ़ाया जाता है महापुरुषों का सम्मान करना। सूरवीर महाराणा प्रताप के लिए जो गलत व्यवहार किया गया, अगर वहां धोया गया, आपने तो पूरी वीडियो देखी होगी, वीडियो में ये भी देखा होगा कि वहां पर लोग गालियां बक रहे हैं। ये भी गलत है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो रिलीज की गई, क्यों की गई, मुख्यमंत्री कार्यालय आई कहां से, ये सब आपके चैनल पे भी देखा है मैंने। जिस चैनल पे हम लोग बैठे हैं उस चैनल पे भी मैंने देखा है अभी कल कि वहां लोग गालियां बक रहे हैं। वहां पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पे चढ़ गए, उनके घोड़े के ऊपर बैठ गए। मैंने कुछ छुपाया नहीं है ना, मेरा काम ये छुपाना है अनीस अंसारी, ठीक है ना। काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना अखिलेश यादव मेरे मित्र, ना आप हमारे मित्र, सब बराबर हैं हमारे लिए। बोलिए। आपका कहना सही है, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ कि अखिलेश जी सही कह रहे हैं। अब वहां पर आपको अपनी व्यवस्था देखनी चाहिए थी। अगर आपके कार्यकर्ता हैं तो वो आरोप आप पे ही लगेगा। अगर वहां पर कानून व्यवस्था में कोई खलल पड़ेगा तो वहां एफआईआर दर्ज होगी, चाहे वो भाजपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस किसी का भी हो। एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। और महापुरुषों का सम्मान जो अच्छा, ये बता दो, ये बताओ अनीस भाई, अब क्या मतलब जातियों की याद आ गई आप लोगों को भी? क्या मतलब अब हिंदुत्व और राम मंदिर वाला कार्ड चल नहीं रहा क्या अब? तो राम मंदिर वो तो सीधी बात है, वही मंदिर हमारे प्रयास से भी बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग अगर भगवा से दूर रहना चाहते हो, भगवा को बेरंग कहने वाले ये सपा के नेता रामचंद्र जी को अस्तित्व में ही नहीं समझते। ये सपा के, कांग्रेस के, इंडी गठबंधन के नेता, इन्होंने वहां का निमंत्रण, मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये वो नेता हैं। और मैं तो सीधे सीधे अखिलेश जी को ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मूल मुद्दों पर आओ। अखिलेश ने किसका सम्मान नहीं किया? मोदी जी ने किसका सम्मान नहीं किया? योगी जी ने किसका सम्मान नहीं किया? मूल मुद्दे, जनता चाहती है कि मूल मुद्दों पर आओ भाई। पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, इनकी बात क्यों नहीं आप लोग करते हो? आप लोग जब आपसे मूल मुद्दों की जनता सवाल पूछती है तो आप कहते हो महाराणा का अपमान हो गया। एक राज्य में अपमान होता और दूसरे राज्य महाराणा के वंशज महिलाओं को आप जौहर करने के लिए मजबूर करते हैं। मुद्दों से हम नहीं भटका रहे, मूल मुद्दों से विपक्षी भटका रहे हैं, ये इंडी गठबंधन वाले भटका रहे हैं। हम तो मुद्दों की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टो तैयार होता है, हम तो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करते हैं। और पिछला आपने देखा ही है, जो हमने घोषणा की, जो हमने कहा वो करके दिखाया। ठीक है अनीस भाई, मैं आऊंगा। सचिन सरोहा, जवाब दीजिए। इस तरीके के काम आप लोग करते हैं, महाराणा प्रताप का आप लोग अपमान करते हैं, आप लोग ऐसे तत्वों को अपने उसमें शामिल करते हैं जो गुंडा तत्व हैं और जो गालियां देते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। सचिन सरोहा, देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि भारत सरकार में मंत्री है, मोदी जी की सरकार के मंत्री हैं, अगर वो महापुरुषों का अपमान करते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि महाराणा प्रताप जी सहित जितने भी महापुरुष हैं वो हमारे लिए बहुत श्रद्धा और आस्था के केंद्र, बहुत सम्मान हम सब लोग उनका करते हैं। जहां तक बात है मैनपुर में जो हुआ, निश्चित रूप से ये सरकार की साजिश थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वहां माल्यार्पण करने गए तो क्यों वहां सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था नहीं थी?
क्यों वहां की देखरेख के लिए इन्होंने पुलिस बल को नहीं लगाया? अखिलेश ने वो सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बुलडोजर की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की मूर्ति की सुरक्षा उचित तरीके से हो जाए उसके लिए सुरक्षा कर्मी नहीं थे। ये सवाल अखिलेश ने उठाया, हमने उनका बयान सुनाया है जी। अखिलेश ने भी सवाल उठाया है सचिन सरोवर। बिल्कुल, ये सच्चाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि चुनाव में ये लोग अब हार रहे हैं, इनका जाना अब निश्चित हो गया। तो ये अब जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, इन्हीं मुद्दों पर आकर इनकी राजनीति अटक जाती। ये कभी बात नहीं करेंगे कि इस देश में 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के माफ कर दिए, जबकि किसान आज एक एक पाई का मोहताज है। ये कभी बात नहीं करेंगे। कल ही नीट का पेपर हुआ है, लगभग 23 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, और ऐसी सूचनाएं आप लोगों के माध्यम से है कि वो पेपर भी कल लीक होगी। ये जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये किसान के सम्मान पे बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं का अपमान करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे देते हैं अपना। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? इनके मुंह से महापुरुषों के सम्मान की बात, किसान के, मजदूर के, मजलूम के सम्मान की बात बेमानी लगती है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं विकास श्रीवास्तव को चर्चा में शामिल करता हूं। विकास जी, आपके नेता प्रियंका गांधी भी गुजरात में कहती हैं कि मैं आपके स्वाभिमान की बात पूरे देश में ले जाऊंगी, आपकी लड़ाई लड़ूंगी। क्या वास्तव में जिस तरीके से आपकी पार्टी, आपके लोग, आपके नेता ये बता रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, जाति जनगणना नहीं होगी, आपके हकूक छिन जाएंगे, और इस तरीके की बातें जो की जा रही हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी इस देश को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। विकास जी, देखिए 2 अक्टूबर 2017 को अति पिछड़ी जातियों के साथ और पिछड़ी जातियों के साथ जो सामाजिक न्याय को लेकर एक आयोग बना, उस आयोग का 17वां कार्यकाल बढ़ाया गया, और आज 10 वर्ष पूरा कर चुकी मोदी सरकार, और उस आयोग की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर राघवेंद्र कमेटी की, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आई 400 पन्ने की। उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, सार्वजनिक पिछड़े में आरक्षण की समीक्षा करके एक समिति ने एक निर्णय दिया था, पर केंद्र की मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस ने इसको पूरी तरीके से रद्दी के डिब्बे में डाल दिया। अति पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान को लगातार छला गया, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना गया। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के नीट की परीक्षाएं हो, तमाम सारे विषय हो, बेरोजगारी के तमाम सारे मामले हो, और जितने भी पीएसयू हैं, जितने भी नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर के जो 70 साल में इस देश को जो विकास की के जो प्रमुख नवरत्न कंपनियां थी, सबको भारतीय जनता पार्टी ने बेचा, सारे सरकारी संस्थानों को बेचा। केवल एक मंशा थी कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, नौकरियों को खत्म कर देंगे, अति पिछड़े, दलित, सार्वजनिक पिछड़े को, आदिवासी को उसको संवैधानिक अधिकार नहीं देने देंगे। आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने 2 चरण में जब पूरी तरीके से निस्तर-नाबूद होती दिख रही है, तो इस चुनाव को तुष्टीकरण की राजनीति से हटाकर जाति की राजनीति और जाति से षड्यंत्र कर रही है। आपने देखा कि अगर मैनपुरी की घटना और गुजरात में जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री का जो स्पष्ट बयान था, क्षत्रिय समाज को लेकर के जो द्वंद्व की स्थिति पैदा की गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ चुका है। राणा प्रताप जी के मूर्ति दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, 9 बजे फ्री हो। बाकायदा षड्यंत्र के तहत पिक्चराइज किया, और पूरा प्लानिंग थी कि इस जो क्षत्रियों का आक्रोश, इन्होंने जो क्षत्रिय समाज की जो पगड़ी उछालने का काम किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरणों का मैं चुनाव देख रहा था, हर तरफ व्यापक विरोध था।
और गुजरात में तो बम्पर विरोध था, जो क्षत्रिय समाज जो इनका कोर वोटर बना हुआ था, जिसने इनको सम्मान किया, 10 साल की सरकार चलवाई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कोरोना काल से लेकर के आज लगातार भारतीय जनता पार्टी आरसीसी षड्यंत्र में लगी हुई है। कभी गुजरात कैडर के आईएएस को भेजती है, तो कभी ब्रजेश पाठक जी का कद बढ़ाती है, पूरा षड्यंत्र, कभी केशव मौर्य को आगे करती है, पूरा षड्यंत्र कर रही है। किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के दम पर ही उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बची हुई है और उसी क्षत्रिय समाज के साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार होता है। योगी आदित्यनाथ को काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके ऊपर अधिकारी बैठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर संघ के लोग बैठाए जा रहे हैं, अमित शाह के लोग बैठ रहे हैं। इस तरीके का जो माहौल बनाया गया है, क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान सम्मान पर सीधा कुठाराघात। और विकास जी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा को भी ये कहना पड़ा कि योगी जी और धामी भी तो क्षत्रिय हैं, वो भी बीजेपी में हैं। आप देखिए किस लेवल पर दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई असम के मुख्यमंत्री को भी ये कहना पड़ रहा कि साहब सर्टिफिकेट, जबकि मेरी नज़र में योगी जी तो साधु हैं, उनकी तो कोई जाति है नहीं, वो संत हैं, वो महंत हैं। लेकिन ये भी असम के मुख्यमंत्री अब योगी जी और धामी जी की भी जात बता रहे हैं कि भाई ये भी क्षत्रिय हैं। देखिए, जो दिखाई पड़ रहा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। राजा भैया को धमकी दे रहे हो, धनंजय सिंह का टिकट कृपाशंकर सिंह ने कटवा दिया। जिस तरीके से आप लगातार राजनीति खेल रहे हो, किसी को भी स्टेब्लिश नहीं होने दे रहे हो। क्षत्रिय समाज के किसी भी नेता का सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के पक्ष में अगर दिखता है तो ये लोग के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर देते हैं। ठीक है विकास जी मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं लौटूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो रवि सिंह बापू, क्षत्रिय समाज के गुजरात के बड़े नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि वास्तव में माहौल क्या है, हवा क्या है, क्या पुरुषोत्तम रूपाला का वो बयान ज़्यादा कुछ डैमेज कर रहा है क्या। तीसरे चरण में आई जात पात की लड़ाई। वास्तव में ये जो तीसरा चरण है, इसमें उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, गुजरात में, अन्य राज्यों में भी कि जात पात पर ये चुनाव आकर टिकता दिख रहा है। हालांकि लगातार बीजेपी से स्वाभिमान, राम मंदिर, 370, बहुत सारे मुद्दों से इससे जोड़ रही, रिलेटेड कर रही है और प्रधानमंत्री के बहुत सारे काम के बात हो रही है। लेकिन मुख्य मुद्दे यही हैं। एक बयान आज आया है, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रमोद कृष्णम जी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक योजना बना रखी है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो जैसे उनके पिता राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, राहुल गांधी भी उस राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। ये बात तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले। तो जो आजमाइश दोनों तरफ चल रही है, एक तरफ जात पात पर ये लड़ाई टिकी है और दूसरी तरफ अभी प्रयास लगातार चल रहा है कि ये हिंदुत्व, सनातन, स्वाभिमान, मंदिर, इसी के इर्द गिर्द ये लड़ाई रहे। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, क्षत्रियों की नाराजगी, और पहली बार इस देश में क्षत्रिय मतदाता विमर्श बन रहे हैं, क्षत्रिय राजनीतिक विमर्श बन रहा है, ये क्या संकेत हैं, क्या संदेश है। सीधे रुख करते हैं गुजरात का। रवि सिंह बापू, क्षत्रिय नेता, गुजरात से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सिंह बापू, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये रूपाला जी का पर्सनल व्यक्तिगत बयान है, आप लोगों की पगड़ी कहाँ इसमें उछल गई, आप लोगों ने मूछें टाइट करके आंदोलन कर दिया। पहले तो आप सब भाजपा ही थे, भाजपा के लिए काम कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या बड़ा कौन सा पहाड़ टूट गया कि आप लोग एकदम प्रदर्शन करने हुए, रूपाला को कहो टिकट काटो। भाई राजनीतिक दल है, क्यों टिकट काटेगा, पटेल मतदाता भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है बीजेपी को। रवि सिंह बापू जी बिल्कुल सही बात है। पहले बीजेपी को वोट करते थे, बीजेपी के लिए ही लड़ते थे, लेकिन बात जब मुसलमान की बात आए, यानी हमारी फैमिली की बात आए, हमारी बेटी पे आए या हमारी माँ पे आए, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो,
कोई भी राजकीय दल हो, अगर कोई हमारे अस्मिता पे अगर किसी ने वार किया तो हम राजपूत के दिख रहे हैं, हम कभी पीछे हट नहीं करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था भारत जनता पार्टी को कि नॉर्मली बस उसका टिकट काटो, दूसरा कोई हमारी मांग नहीं थी। हम कोई राजकारण के लिए नहीं आए थे। ये जो भी आंदोलन हुआ सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो अपमान किया उसके लिए। और बात करें हमारे भाजपा के वक्ता ने पहले बताया कि वो जो मुद्दा, वो जो लड़का है वो गलती से ऊपर महाराणा प्रताप के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो उसका जवाब पूरे बीजेपी को देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रूपाला ने जो ये किया है तो ये बीजेपी को नहीं दिखाई दिया, बीजेपी के किसी वक्ता को या किसी नेता को नहीं दिखाई दिया। अभी नॉर्मली कुछ भी, अभी मान लो कि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो मोदी जी को सुनाई दिया और सामने आ गए, स्टेटमेंट आया, बड़े बड़े नेताओं का स्टेटमेंट आया। ऐसा कोई दूसरा करता है तो स्टेटमेंट सामने से आते हैं। और यहाँ गुजरात की बात करें, गुजरात में जो क्षत्रियों के साथ अपमान हो रहा है उसे कोई नहीं देखता। पर एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक राजपूत के लड़के हैं, राजपूत है, और जिन्होंने हमारी अपमान किया है, अगर उनका टिकट कटे तो ना कटे या ना कटे उनकी बात, वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो इलेक्शन के बाद हमारे गुजरात में एक बढ़िया वानगी मिलती है, मेथी पाक, समझने वाले समझ जाएंगे। मेथी पाक उनको हम खिलाएंगे। जो भी हमारे विरोध में बोला है, जो भी हमारे सम्मान के विरोध में बोला है, जिसने व्हाट्सएप या फेसबुक पे हमारे लिए गलत बोला है, गलत विचारधारा जिन्होंने रखी है, उन सबको चुन के हम प्रसाद देंगे। और ये बात वो आजीवन याद रखेंगे कि कभी क्षत्रिय और राजपूत रवि सिंह बापू, आप क्या धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को? धमका नहीं रहे, ठाकुरों पर ये आरोप लगता है हरदम कि वो धमकाते हैं लोगों को, तो क्या आप धमका रहे हैं? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्षत्रिय का लड़का हूँ, मैं कभी धमकी नहीं देता, ये चेतावनी दे रहा हूँ। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, अभी हमें जाए तो किसके पास जाए? कोई भी नेता या कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है, तो हमें भी किसी की अभी जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान में वोट की ताकत दे रखी है, कोई सुने ना सुने। जी बिल्कुल, वोट से तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन जिन्होंने गलत बोला है, अभी ये रूपाला तो ठीक है, दूसरे भी कई ऐसे नेता है जिन्होंने हमारे बारे में बहुत गलत शब्द बोला है, बीजेपी के नेता, तो उनको सबको हम एक लिस्ट बनाया है, उनका सम्मान बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि मुझे जहां तक जानकारी है कि रूपाला जी के संसदीय क्षेत्र में भी कल वोट पड़ेंगे। इस तरीके की कितनी सीटें हैं जहां क्षत्रिय मतदाता नाराज हैं? गुजरात में कितनी सीटें हैं लगभग, रवि सिंह बापू? जो क्षत्रिय है वो अभी सबके सब क्षत्रिय नाराज है, लेकिन जो भाजपूत बने हुए हैं, जिनको यानी कुछ यानी समाज से लेना देना नहीं है, उनको बस राजकारण से लेना देना है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो कभी राष्ट्र का नहीं हो सकता है। और बीजेपी सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि जो राजपूत अभी भाजपूत बन गए हैं और बीजेपी के साथ समर्थन में है, तो सोचो जो अपने समाज का नहीं हुआ वो राजकीय पार्टी का क्या होगा? अगर उनको भी मान लो कि ये लालचू ऐसे अच्छा, आपकी बातों से रवि सिंह बापू ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अब आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, अभी भी वो बीजेपी के साथ में है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से हताशा झलक रही है। बिल्कुल, जो भाजपूत बोलते हैं, राजपूत नहीं, जो भाजपूत है वो पक्का उनके साथ है, लेकिन उनको भी यानी अंदर कुछ पता नहीं, अभी राज नेताओं से डर लगता है या क्या है। बाकी जो क्षत्रिय होता है, असली क्षत्रिय, जो एक बाप की औलाद होता है और सही में जिसपे यानी क्षत्रिय होने का गर्व होता है, वो समाज के लिए हमेशा बोलेगा, लड़ेगा। ठीक बात है। इस चर्चा में राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं मनीष शर्मा को लूँगा। मनीष शर्मा काशी से आते हैं और काशी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में छात्र राजनीति से लेके एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में पूरे देश में काम करते हैं, राजनीतिक विमर्श के लिए काम करते हैं। मनीष शर्मा जी, 2 चरणों के बाद
तीसरे चरण में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जात पात पर आकर टिक गया है। क्या जो सिनेरियो है आप देख पा रहे हैं तीसरे चरण को लेकर? मनीष शर्मा जी अनम्यूट करिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि इस बार कुछ चीजें बहुत चकित करने वाली हो रही है। पूरे 2 चरणों के चुनाव को अगर हम देखें तो पूरी जो कोशिश थी, खास करके नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की जो कोशिश थी, वो धर्म के इर्द गिर्द बातें होनी थी। और इसीलिए आपने देखा होगा ठीक चुनाव से पहले राम मंदिर का जितना भव्य उद्घाटन किया गया था और उसको माना भी जा रहा था कि ये मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक इस बार के चुनाव में साबित होगा, हमने देखा कि बहुत जल्दी ही वो मुद्दा बहुत छोटे दायरे में सिमट गया, वो पूरे एजेंडे से बाहर होने लगा। हमने इस बात को भी देखा उसके बाद से जितनी भी कोशिश थी, मतलब धर्म के से जुड़े हुए जितने कोर मुद्दे थे, चाहे वो ज्ञानवापी का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, धर्मांतरण कानून का मसला हो, कि जितने भी इस तरह के इनके कोर मुद्दे थे, वो इस चुनाव में आप देखेंगे कि वो चर्चा से लगभग बाहर हो गई। ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत परेशान करने वाली बातें हैं तो मुझको लग रही है। और पूरा विमर्श आप देखेंगे कि धार्मिक अस्मिता से जातीय अस्मिता की तरफ शिफ्ट हो गई। हम इसको बहुत बुरा नहीं मानते। ये जो भारत में एक जाति, एक सच्चाई है, जो असमानता है भारत में मौजूद, उसमें जाति का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि इस पहले चुनाव में मैं देख रहा हूँ सामाजिक न्याय के जितने प्रश्न हैं वह राजनीति के केंद्र में आ गए, विमर्श के केंद्र में आ गए। मैं पिछले 15 सभाओं से रीड कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बार बार उनको ये कहना पड़ रहा है कि आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर लौट भी आए तब भी संविधान खत्म नहीं होगा, हम जो है हर हालत में जो है हम भी बचा सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने एक धार्मिक अस्मिता वाला कार्ड खेलने की कोशिश की है कि वो ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, ये जो हिंदुओं का धन लूटने वाले हैं, ये जो घुसपैठियां हैं। तो एक लगातार अभी आप जो प्रमोद की बात कर रहे हैं, जो पहले कांग्रेसी नेता थे जो इस बात को कह रहे हैं, वो चाहे जितने इस तरह के इश्यूज को ला रहे हैं, लेकिन बार बार उनको शिफ्ट होना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि ये पिछले 2 चरणों के चुनाव में जो वोट प्रतिशत में कमी आई, हम समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो 2014 के बाद जो नया मतदाता समूह भाजपा से जुड़ा था, वो 13-14% का, वो इस बार जो है बेहद निराशा में है। उसके अंदर का उत्साह कमजोर हुआ है। मनीष जी जिस मत प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं कि कम हो गया, वो तो 11 दिन बाद आयोग ने कहा ना कम नहीं हुआ था जी, वो तो उतना ही था और बढ़ा दिया उन्होंने, 6% तक बढ़ा दिया। जी, वो तो बेसिकली क्या है, वो आयोग तो अब आयोग रह नहीं गया है ना। आपने देखा आयोग को चुनने का जो पूरा तरीका लिया गया है, उसमें जो विपक्ष का नेता भी रहा करता था वहां से तो हटा दिया गया ना। तो मोदी जी है, उनका मंत्रिमंडल का कोई मंत्री है और उसमें एक जज साहब है, तो बहुमत तो सरकार के पक्ष में हो गया। यानी चुनाव आयोग पे तो सरकार का खुला नियंत्रण हो गया ना, संवैधानिक नियंत्रण कर दिया। अब जज भी नहीं है उसमें, जज को भी बाहर कर दिया। इसीलिए आप देखिए कि संविधान बहस में आ गया है। केवल सामाजिक न्याय बहस में नहीं, संविधान भी बहस में है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे जितना उसको ढक ले, उसको जितना भी ढक ले, लेकिन एक बात ये दिख रहा है कि 6 से 8% वोट प्रतिशत का कम होना, यह बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम लाने वाला है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये घबराहट है। और इस घबराहट में ये मैं समझता हूं कि ये क्षत्रिय समाज वाला भी जो इशू है, यह भी समझिए कि अपर कास्ट के अंदर का भी जो जातियां हैं, उसके अंदर भी डिबेट चली गई, बीजेपी के खिलाफ हो भी जा रही है। ये केवल ओबीसी तक, दलित तक बात नहीं रह गई। ये बात जो है ब्राह्मण का क्या करेगा, भूमिहार ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, ये बात शुरू हो गई है। और मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हम समझते हैं कि अगर तीसरा चरण भी इसी रास्ते पर बढ़ा, अगर मतदाताओं ने इसी तरह की निराशा रही, सुस्ती रही, मतदान केंद्रों तक जाने से परहेज रहा, तो ये आने वाला ये पूरा चुनाव का खास ट्रेंड तय हो जाएगा और भाजपा बहुत मुश्किल में पड़ने जा रही है। ठीक बात है। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए अनीस अंसारी, मुश्किलें हो रही हैं आपके लिए? अनीस अंसारी अनम्यूट करिए अंसारी जी।
अंसारी जी अनम्यूट करिए और बाकी सारे मेहमान म्यूट करके रखें। हम लोग चैनल पे बैठे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान, काफी तादाद में लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो कुछ कहें सरकार के पक्ष में या विपक्ष में सच कहें। आप लोग ये क्यों नहीं कहते? अभी एक भाई ने कही थी, सपा वालों ने कुछ बातें कही थी, उनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा ना बोले दीजिए सचिन सर, बोले दीजिए भाई। बिरयानी और कबाब कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी मत छीनिए किसी की। आप मोहम्मद उस्मान किया, आपने कभी बिरयानी नहीं खाई, वहां जाके आपने फाता नहीं पढ़ी, वो तो बहुत बड़े देश के लिए बलिदान हुए थे। आपको वीर अब्दुल हमीद याद नहीं आए, आपको अशफाकुल्लाह खां याद नहीं आए, और आप बात करते हो वोट की। दूसरी बात ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगाया जाता है जातिवाद का, कि जातिवाद फैला रही है, ये भारतीय जनता पार्टी तो जातिवाद को खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जातिवाद जो करती है भारतीय जनता पार्टी, वो महिला, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाती है, महिला जाती है, युवा जाती है, किसान जाती है, गरीब जाती है, 4 जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और दूसरा, आपके लिए उदाहरण के तौर पर जीता जागता सबूत ये है, सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति बनाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, दोबारा में एससी समाज से राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद जी को, तीसरी बार आज देखिए आदिवासी समाज से अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्यों बता रहे हैं ये, क्यों बता रहे हैं देश को, ये बता क्यों रहे हैं देश को? ये इसीलिए ना कि जातियां बतानी है आपको, इसीलिए तो बता रहे हैं आप। बतानी नहीं है, जो हमने क्यों कर बता दिया रहे हैं? वो बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं आपकी जाति, इस जाति का उस जाति का क्यों बता रहे हैं भाई? ये बताना भी अपने आप में जातिवाद है। अगर आप बता रहे कि मैंने आदिवासी महिला बना दी, मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, मैंने अल्पसंख्यक बना दिया, ये भी जातिवाद है, धर्मवाद है। और धर्मवाद कहाँ है? जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। आप लोग पता नहीं क्यों अनभिज्ञ हैं, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग तो भी पढ़े नहीं, दूसरे कक्षा के छात्र है भाई। आप ही लोग ज्ञानी हो, हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं। आप लोग मंत्रियों जब मंत्री बनाते हो, मोदी जी जब मंत्री मंडल का सफल किया तो उसमें साफ लिखा कि ये मंत्री ओबीसी है, इतने मंत्री ओबीसी बनाए। क्यों जरूरत पड़ी भाई आपको ये बताने के लिए कि ओबीसी हैं? आप कहते हैं ये कर्मठ हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये एमबीए धारी हैं, ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं। जातियां बताने की आपको क्यों जरूरत पड़ी? और आपके मुख्यमंत्री असम के, उनको क्यों बताने की जरूरत पड़ी कि योगी जी छत्री हैं, धामी जी छत्री हैं? क्यों बताने की जरूरत पड़ी उनको? चैनल पे बैठे हुए इंडी गठबंधन के लोग जो हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उन्हें रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ कि गैर नहीं समझा। हम जाति बिरादरी की बात नहीं करते हैं, जाति बिरादरी की आप बात करते हैं। आप तो देशभक्तों को भूल गए। डिबेट शुरू हुई देशभक्ति से और देशभक्ति को भूल गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सचिन सरोवर, ठीक है। मनीष शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष शर्मा बोलिए, फिर मैं जाऊंगा राघवेंद्र राजू के पास। मनीष शर्मा अनम्यूट करिए, मनीष शर्मा अनम्यूट करिए। नहीं, मैं अनीश जी जो बात अभी कह रहे थे उसमें बस इतना कहना चाह रहे थे कि वो दौर जो प्रतीकात्मक रूप से सामाजिक न्याय करने का जो दौर था, किसी को मंत्री बना देना, किसी को मुख्यमंत्री बना देना, किसी को राष्ट्रपति बना देना, वो दौर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब बात चली गई है समाज के उन्नति के सवाल पे। समाज के कुछ नेताओं को बदल दीजिए, किसी को राष्ट्रपति बना दीजिए और पूरा आदिवासी इलाका लूट लीजिए। आप किसी ओबीसी को मंत्री बना दीजिए और ओबीसी का आरक्षण लूट लीजिए, उसका हक अधिकार लूट लीजिए, उसका शिक्षा रोजगार लूट लीजिए। ये नहीं चलने वाला है और इसलिए ये बात चल नहीं रही है। वास्तव में अगर बात ऐसे देखा जाए तो मंत्रिमंडल में बहुत सारे भरे पड़े हैं ओबीसी के लोग, बहुत सारे आप देखिए राष्ट्रपति भी बन गई हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में नीचे समाज में ये बात चली गई है और बहुत तेजी से जा रही है कि कुछ नेताओं को अच्छी जिम्मेदारी दे करके हमारा आरक्षण, हमारा संविधान, हमारा रोजी रोटी, हमारा रोजगार यह सरकार लूट रही है और इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जाति जनगणना एक बड़ा सवाल है जिससे मोदी जी पीछे हट गए। ठीक बात, ये सवाल चुनाव में बना हुआ है, इसके जवाब देते उनको नहीं बन रहा। ठीक बात है, ठीक बात। मनीष राघवेंद्र सिंह राजू, बड़ी देर से आप चर्चा को सुन रहे हैं। क्या ये जो तीसरा चरण है, अचानक महाराणा प्रताप का, ठीक है वो घटना हुई, उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप का जो अपमान है ये तीसरे चरण में क्यों मुद्दा बनाना पड़ा बीजेपी को? राघवेंद्र सिंह राजू। दुर्गेन जी, ये निश्चित तौर पर पूरे राष्ट्र में ये मैनपुरी का मैसेज सभी क्षत्रियों के बीच में गया। आज सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता
हमारे अमीर जोमई साहब जी का हमारे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि इसकी वास्तव में जांच करा ली जाए कि इसके रोड शो तो खत्म हो गया था और उसके बाद जो नारा लगाया जा रहा है कि जय सेवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, तो उन्होंने कहा ये जांच का विषय है। लेकिन हमारी सरकार ने जब आपने विधानसभा को 2013 में 9 मई को घेरा था तो 13 मई को आपको मुख्यमंत्री जी ने बुला करके और आपकी 3 सूत्री मांगे थी कि महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश हो, वालंटन चौराहे पर सौंदर्यीकरण हो और यहाँ पर 5 एकड़ में छत्री महाराणा प्रताप भवन संस्थान संग्रहालय बना जाए। वो फाइल चली गई आवास विकास में और इसके बाद अब हमारी सरकार तो रही नहीं। इसके बाद सरकार की जो छुट्टी है वो भाजपा सरकार ने आकर के निरस्त कर दी। वो अपना पक्ष रख रहे थे। धर्मेंद्र यादव जी ने भी प्रेस वार्ता करके अखिलेश यादव भी बोले हैं इस पर, अखिलेश यादव भी बोले हैं, राघवेंद्र राजू वो भी कह रहे हैं जो सारी बातें आप जिन प्रवक्ता के हवाले से कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने आज खुद भी कहा है इस बात को कि आपने बात कही कि जातियों को क्यों बताना पड़ रहा है। कल सीतापुर में प्रधानमंत्री जी ने हर जाति समाज का नाम लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज देश में जो स्थितियां बन रही हैं, भाई योगी आदित्यनाथ और माननीय राजनाथ सिंह से बड़ा कौन चेहरा हो सकता है। भले राजा भैया को बेंगलोर बुला लिया जाए, भले धनंजय सिंह और हम करें अभय सिंह जी को कोई भारी भरकम चीज दे दी जाए, लेकिन ये क्षत्रिय समाज है जो जमीन और धरातल पर लोग काम करते हैं वो मानते हैं। और इस देश में निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मैसेज गया है। और मैंने आपसे कहा था कि 24 सितंबर को जब औरंगाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन था क्षत्रियों का, माननीय रक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री एकनाथ खड़से साहब थे और मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे। 2.5 लाख क्षत्रिय वहां इकट्ठा हुआ था। वहीं से मुद्दे शुरू हुए कैथल में मेयर भोज को लेकर के जिस तरीके से घिरा हुआ और जिस तरीके से अनंत पाल तोमर और जातियों में आपने देखा कि भाई अलाउद्दीन को यादव बना देना, फिर गुजर बना देना और फिर इसके बाद इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना। कहने का तात्पर्य ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब ये है कि मैनपुरी के मुद्दे के बाद कितना असर राजनीतिक पार्टियों में जो मास्टर स्ट्रोक है आज एक चला सपा ने, जो ओबीसी चिल्ला रहे थे। दुर्गेन्द्र जी आप पता लगा दीजिएगा पाल समाज से कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश के सदन में। और हमसे एक पाल समाज के नेता ने आज फोन करके बताया कि राघवेंद्र जी मेरी ये खबर चलाइए कि हमको कितना हक मिला है, हमारा सदन में कितने विधायक हैं। हमने कहा कितने, उन्होंने तो एक ही बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी में सिर्फ एक विधायक है। और मेरा कहने का तात्पर्य पाल समाज की वो बता रहे थे 6% भागीदारी है। तो अगर सबकी 6%, 8%, 9% ये है और जो ब्राह्मण है वो 15% बताता है, तो छत्री कहां से घट गए। हम तो 18% बताते हैं। ठीक है कि जातियों और जातियों में उपभ्रंश ना हो। समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को अध्यक्ष बना दिया है आज। आप यही बात शायद मुझे लगता है दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक दांव चला है। राघवेंद्र जी ये बताइए कि क्या ये जो तीसरा चरण है इसमें क्या जातियां मुद्दा बन रही हैं क्या? तीसरे चरण में दिख रहा है क्या? देखिए जातियों में ये तो निश्चित तौर पर बन रहा है दुर्गेन्द्र जी, एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जहां तक हिंदू मुस्लिम वाली बात है, अब हमने कल मैं फिरोजाबाद में था दुर्गेन्द्र जी, खली जी का रोड शो चल रहा था। मैंने कई जगह लोगों से पूछा भाई मुस्लिम समाज से कि भाई आपका क्या रुझान है इस मामले में। उन्होंने कहा यहाँ जितनी भी हिंदू की फैक्ट्री है हम लोग सब उसमें काम करते हैं, यहाँ जातिवाद का काम क्या है। तमाम हमने और लोगों से पूछा तो सबने यही कहा कि हर का वजह सो हर का हुई, जात पात पूछे ना कोई राजनीति में। ये अवसरवाद क्या बात है राघवेंद्र जी, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग फिर बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया में चले जाए। विकास श्रीवास्तव, आपकी पार्टी और आपके नेता पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर। आप एक जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। विकास श्रीवास्तव, ये अंतिम टिप्पणी है इस कार्यक्रम की। अनम्यूट करिए विकास जी। कर लिया। देखिए प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने संसद में साफ साफ कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे और लोहड़ी आयोग जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की जो रिपोर्ट्स है उसको दरकिनार करना पिछड़े अति पिछड़ों के स्वाभिमान पर सीधा कुठार लगा। उत्तर प्रदेश में 57% अति पिछड़े जातियां हैं, उनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। अगर इसकी आवाज उठाना भड़काना है तो ये कांग्रेस पार्टी अपराध करेगी। बहुत शुक्रिया। केवल पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय की बात नहीं हो रही है, इसमें जो 10% अति पिछड़े जो
गरीब श्रवणों की बात है। अगर संवैधानिक समीक्षा हो तो निश्चित तौर पे श्रवणों का आरक्षण का भी स्लैब बढ़ेगा। आरक्षण में गरीब श्रवण भी आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुदृढ़ हो पा रही है, उनको भी सपोर्ट करना सरकार का ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है विकास भाई, 30 सेकंड की एक अंतिम टिप्पणी मनीष शर्मा, 30 सेकंड की अंतिम टिप्पणी मनीष शर्मा। केंद्र में तब जाति याद नहीं आई, आज आपको जाति याद आई। 60 साल आपने केंद्र में सरकार चलाई, अच्छे से चलाई, खूब बढ़िया से चलाई आपके द्वारा, तो उस समय जातियां याद नहीं आई। उस समय जो आपके मैनिफेस्टो में था वो तो पूरा नहीं किया आपने वादे। और कांग्रेस पार्टी नहीं, यूपी और बिहार में जातिवाद ज्यादा हावी रहता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अनीस अंसारी आपका भी धन्यवाद, मनीष जी आपका धन्यवाद, विकास श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद, चौधरी सचिन सरोहा, राघवेंद्र सिंह राजू, रवि सिंह बापू आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद, प्रेम और दुलार देते हैं। तीसरा चरण भी महाभीषण है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी बहुत मजबूती के साथ में उसने अपना प्रचार युद्ध छेड़ रखा है, जबरदस्त प्रचार हुआ है, गुणागणित बैठाया गया है, गोटें बिछाई गई हैं, लेकिन विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहा है। ऐसी खबरें हैं, जातीय जनगणना और जो इस तरीके के मुद्दे हैं जातीय स्वाभिमान के, क्या ये धरातल पर दिखेंगे, क्या मतदाताओं के जहन में रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।